और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच अब से थोड़ी देर में बात मुमकिन है। यूक्रेन का डेलीगेशन हेलीकॉप्टर से बेलारूस पहुंच चुका है और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से यूक्रेन का डेलीगेशन पहुंच चुका है। बेलारूस ने भरोसा दिया है कि जब तक ये बातचीत चल रही है तब तक बेलारूस में जितने भी हथियार, क्योंकि वो रूस का मित्र देश है, तो वहां जितने भी हथियार हैं उन सबको फिलहाल होल्ड पर रखा जाएगा। वहां से कोई हमला नहीं होगा। और इस बीच यूक्रेन के प्रतिनिधियों का हेलीकॉप्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेलारूस पहुंच गया है। और इसी प्रतिनिधिमंडल पर काफी हद तक दारोमदार है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध आगे किस ओर जाएगा। क्या शांति की नई राह खुलेगी या फिर जंग और घमासान होगी, ये जिम्मेदारी इन्हीं प्रतिनिधियों पर है। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल और इस वक्त भारत में यूक्रेन के राजदूत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। Majority of diplomats here, you saw that in front of embassy there is the show of solidarity with Ukraine. People are voluntarily bringing flowers, toys, because as I mentioned, 16 children were killed, lighting candles. Every evening at 7 o'clock we are holding commemoration ceremony with lit candles. Situation, I think that you also monitor the general international situation. Every day new and new sanctions are imposed upon Russia. You saw that yesterday airspace of Europe was closed for the Russian airplanes. Today, on the pro-governmental Russian side, was information that Minister for Foreign Affairs of Russia, Mr. Lavrov, cannot get to Geneva for the UN conference on disarmament and human rights. And United Nations claimed that they cannot help him to get there. You see the real situation. On the one hand, I do not understand what Lavrov could do at the UN Human Rights Conference. On the other hand, merely अफसोस की बात यह है कि he has not reached Geneva because there will be too many questions to the Russian side on this issue. Let's look at the economic situation in Russia. Let's look at bank rates, at the rate of ruble and other economic indicators. Due to this powerful sanctions, Russian economy is crippling every day. Ukraine already set up hotline for the parents and the relatives of the Russian soldiers fighting in Ukraine, for those who got lost in Ukraine. There are thousands of calls. You saw today on all major newspapers, on the front page, the real pictures, what is going on. Burning houses, burning Russian tanks, burning Russian armored vehicles. Russia is having absolutely unpredictable for them and unprecedented casualties. According to तो भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पॉलिखा का यह कहना है कि यूक्रेन में 16 बच्चों की भी मौत हुई है
और साथ ही साथ ये कहा है कि रूस में जो रूस के ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर से यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में बातचीत हो सकती है और इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर, क्योंकि यहां से शांति की राह निकलने की उम्मीद। 100 घंटे से ज्यादा हो चुकी है लड़ाई, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो रहा है और एक मानवीय संकट पैदा हो रहा है। दुनिया को यह उम्मीद है कि बेलारूस में जब रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बैठेंगे तो वो शांति की राह निकालेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा जो जमीनी हालात हैं उसे समझेंगे और इसकी राह निकालने को लेकर के कोई फैसला करेंगे। हमारे साथ रुबेन सचदेवा बने हुए हैं। सचदेवा साहब, बड़ी तस्वीर ये है और बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों पर जो वहां पहुंच रहे हैं बेलारूस में बातचीत करने के लिए, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीद इस बातचीत से नहीं लगाई जानी चाहिए। देखिए, ये जो डेलीगेशंस है दोनों साइड की, इन पे आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इन पे अथॉरिटी थोड़ी है डिसीजन लेने की। डिसीजन तो पीछे बैठ के पुतिन ले रहे हैं या जेलेंस्की ले रहे हैं, जेलेंस्की के पीछे नेटो और अमेरिका ले रहा है। तो ये जो दोनों साइड्स की डेलीगेशंस हैं बैठेंगी और जैसे आप कह रहे हैं आरोप प्रति आरोप लगाएंगे, पर उससे पहले शायद हर साइड अपनी कंडीशंस पेश करेगा कि मेरी ये कंडीशंस हैं शांति के लिए। रूस कहेगा मेरी कंडीशंस हैं कि आप नेटो के मेंबर तो बनोगे नहीं अब, और डॉनबास रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और कुछ और चीजें भी। और यूक्रेन साइड वाले कहेंगे हमारी शर्त है कि आप सीज फायर करो कम से कम, ठीक है ना, आगे बढ़ने को रुको, पीछे जाओ, इत्यादि इत्यादि। तो दोनों साइड्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे। इन टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई बीच में मिलाव ओवरलैप होता नहीं है। जी देखिए, ये तो लड़ाई के पहले से चल रहा है सचदेवा साहब, लड़ाई के पहले से तो यही बातें की जा रही हैं, तो ऐसे इस बातचीत में नया क्या होगा? इसमें भी यही चीजें रिपीट होंगी जी, कोई चीज नई क्रिएट नहीं होगी। एक देखिए फॉर्मेट होता है, ये जो है ये तो मीटिंग कह लीजिए, ये कोई पीस के लिए मीटिंग नहीं है, शांति वार्ता नहीं है जी। इसमें इन्हें चाहिए होगा, अगर असली में करना चाहते हैं, एक थर्ड पर्सन जो मिडल में हो जी, कोई मीडिएटर हो। लुकाशेंको वो थर्ड पर्सन हो सकते हैं, उनका तो बयान हमने सुना था, वो तो न्यूक की धमकी दे रहे थे। लुकाशेंको भाई जो मीडिएटर होगा वो न्यूट्रल बंदा होना चाहिए, राइट, जो कि दोनों साइड को परसुएड करे, अच्छा तेरी क्या नीड है, उसको बोले तू इसका कुछ एडजस्ट कर, आप इसका एडजस्ट करो। अनलेस कोई ऐसा थर्ड मीडिएटर हो, न्यूट्रल, रिस्पेक्टेड, जो कि कुछ क्रिएटिव वे से इनका निकाल पाए मिडिल पाथ, थोड़ा बहुत भी, वो भी इम्पॉसिबल है वर्चुअल, क्योंकि दोनों की पोजीशन इतनी हार्ड है। रशिया की खासकर, रशिया की कंडीशंस हैं कि कोई भी बात हो जाए, रेड लाइन है, यूक्रेन आप नेटो पे नहीं जाओगे, वो तो पहले थी। और अब जब रूस की सेनाएं यूक्रेन के अंदर घुस रही हैं, अब तो रशिया की कंडीशंस और स्ट्रिक्ट हो गई होंगी। तो पुतिन के सामने क्या विकल्प है, जेलेंस्की के सामने क्या विकल्प है, संक्षेप में बताएं। पुतिन के सामने विकल्प यही है, कंटिन्यू करो, जल्दी से जल्दी कीव पहुंचो और कीव के ऊपर अपना झंडा लहरा के यूक्रेन का जो दूरदर्शन स्टेट ब्रॉडकास्टर रेडियो स्टेशन है उस पे एड्रेस हो जाए कि भैया हमारी रशियन आर्मी ने आपके यूक्रेन को कब्जे में कर लिया है। ठीक है, जेलेंस्की के पास ऑल्टर विकल्प है, या तो सरेंडर करो या इसी तरह लड़ते रहो, एंड देन अनफॉर्चुनेटली नेशन तो गिरेगा ही। फिर जेलेंस्की या तो कहीं छुप छुपा जाएं यूक्रेन के अंदर, या निकल जाएं जर्मनी में, या कहीं पोलैंड या कहीं वहां निकल जाएं। और जेलेंस्की के जो साथी हैं, जो इनके इमीडिएट 300-400 साथी हैं, वो भी निकल जाएं, क्योंकि उनको रशिया कीव में पहुंच के धीरे धीरे एक एक को चुन चुन के मारेगा। जी सचदेवा साहब, हम चाहेंगे कि लोग जो है जिस तरह से सफर कर रहे हैं, जो भी लोग यहां बातचीत करने के लिए बैठ रहे हैं, कम से कम इन तस्वीरों पर गौर करें। हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं, अपने आशियाने को छोड़ करके बाल बच्चों के साथ सड़कों पर आ गए हैं। मौसम इतना खतरनाक हो रखा है, वहां बर्फबारी हो रही है और लोग सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हुए हैं। बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हो सकती है। लाखों लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, घर बार छोड़ करके भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अहंकार छोड़ने की जरूरत है। दोनों को प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, दोनों को कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक करना पड़ेगा। आपकी पहली बात एब्सोल्युटली, इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हो रही है, पर पता है क्या, वॉर है, और अनफॉर्चुनेटली वॉर्स जब हो जाती हैं तो ये होता है। बाय द वे, इसमें दोनों की एरोगेंस मैं इतना नहीं कहूंगा, एरोगेंस भी है शायद, पर बेसिक बात है दोनों नेताओं का अपने देश का सेल्फ इंटरेस्ट वो देख रहे हैं जी। रशिया को और पुतिन को लगता है कि मेरे देश को अब घेराबंदी कर ली थी नेटो ने, अब यूक्रेन ने भी लगा दिए, और अमेरिका
कहता है कि रशिया एनिमी है। बाइडन ने कहा है, मैंने पुतिन की आंखों में देखा है, पुतिन इज अ किलर। जी ओके, तो ऐसे में जब घेराबंदी हो रही है आपके देश की, तो पुतिन कहता है मेरे को अपने देश को अगली 100 हजारों सालों के लिए मैं ऐसे क्यों घेराबंदी में छोड़ के जाऊं। उधर ज़ेलेंस्की कहता है मैं क्यों किसी और देश का मतलब के कहने पे मैं उनके टर्म्स वो टर्म्स क्यों डिक्टेट करेंगे। हम एक सोवरेन स्टेट है, हम अपने फैसले खुद करेंगे। हाँ, मेरा देश है, मेरे देश के निजी इंटरेस्ट में क्या है, ज़ेलेंस्की वो कह रहा है, पुतिन वो कह रहा है। तो नहीं, देश का इंटरेस्ट है या ज़ेलेंस्की का पर्सनल इंटरेस्ट है, सवाल ये उठता है। क्योंकि देश के इंटरेस्ट में जब तक अभी इस हमने 100 घंटे में देखा है कि अमेरिका बहुत दूर है, नेटो की जब तक आपको मदद पहुंचेगी, रूस आपके बिल्कुल बगल में है। और अगर ऐसे में भारत की तुलना करें, भारत हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ में जो है वो 1 to 1 का टर्म रखता है, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। शायद एक सबक ले सकते हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की भी। हाँ, ले सकते हैं, पर देखिए डिप्लोमेसी एक पॉइंट तक जाती है। कई बार हिस्ट्री में वॉर होनी पड़ती है, करनी पड़ती है, गलत या सही। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अमेरिका में स्लेवरी होती थी, गुलाम होते थे ब्लैक पीपल जो अफ्रीका से गले पे चेन बांध के उनको लाते थे, स्लेवरी थी। तो अमेरिका की जो साउथ की स्टेट्स थी वहां पे हजारों स्लेव्स थे। लिंकन आए जब, उन्होंने कहा स्लेवरी गलत है, स्लेवरी हटाओ। जी ओके, तो साउथ की जो ये वो थी स्टेट्स थी, उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर दी और अपनी नेशनल आर्मी अमेरिकन के साथ लड़ गए कि नहीं हम तो स्लेव रखेंगे, तुम कौन होते हमें बोलने वाले। अमेरिकन सिविल वॉर जो हुई उसमें अमेरिकन नेशनल आर्मी जीती और ये आर्मी हारी, तभी स्लेवरी धीरे धीरे बंद हुई। अगर साउथ वाली आर्मी जो स्लेवरी चाहती थी वो जीत जाती। लेकिन तब जो है इतने न्यूक्स नहीं हुआ करते थे। हमने दिखाया है आंकड़ों के जरिए कि रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर उनके पास आर्मरी है और उनका जो जखीरा है वो अमेरिका से भी बड़ा है। क्योंकि तब के मुकाबले, तब बंदूक और गोली से लड़ाई होती थी, तोपों से लड़ाई होती थी। अब अगर न्यूक्स से लड़ाई होगी तो फिर दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हाँ, न्यूक्लियर जब होते हैं और चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में जिसे कहते हैं MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उसमें है कि अगर एक देश दूसरे देश में मारेगा तो दूसरा देश भी इसको मारेगा और दोनों के शहर ध्वस्त हो जाएंगे, ह्यूज हो जाएगा। क्योंकि मानिए आपके पास 50 आपके पास है, 50 मेरे पास न्यूक्लियर हैं, हजारों छोड़ दीजिए, 10-10 भी हो तो, और 10 एक साथ ना भी हो। आपने एक मारा, मानो मॉस्को से मारा वॉशिंगटन को, वॉशिंगटन खत्म हो गया। अमेरिका के पास जो 10 है उनमें से कोई फ्लोरिडा में उन्होंने रखा हुआ है, कोई उन्होंने कहीं और रखा हुआ है। अमेरिका ने फ्लोरिडा से मारा मॉस्को को, मॉस्को खत्म। अब रशिया ने अपने कुछ मिसाइल रखे हुए साइबेरिया में, साइबेरिया से मारा। जाहिर है कि ऐसी पूरी दुनिया जो है यही उम्मीद कर रही होगी कि इस तरह के हालात कतई ना आए। क्योंकि जिस तरह से कल परमाणु अलर्ट पर रखा है, परमाणु जो उनकी टीम है उसको अलर्ट किया है पुतिन ने, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। फिलहाल जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि एक मीडिएटर की जरूरत है, क्या कोई यहाँ आपको निष्पक्ष दिखता है? हर देश के अपने अपने जो है स्वार्थ हैं, अपने अपने हित दिखते हैं इस लड़ाई में। मीडिएटर मुझे अभी कोई दिखता नहीं है, पर 2 दिन पहले बात हो रही थी वेन्यू, याद है रशिया ने बोला था मिन्स्क में मिलेंगे, यूक्रेन ने कहा हम मिन्स्क में नहीं, शायद फिर बात हुई बाकू, गोमेल की बात हुई, फिर उन्होंने 5 देशों का जिक्र किया कि भाई उस समय 5 देशों में एक चुन लीजिए उस समय। और फिर इजराइल ने ऑफर किया कि हमारे यहाँ आज आके मिल लो, ये नहीं कि हम करेंगे, हमारे यहाँ जाओ कमरे में बैठ के कर लो। उस समय हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, भारत के पास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। देखिए भारत देश है गांधी जी का, भारत नोन फॉर नॉन वायलेंस, भारत की दुनिया में बहुत इज्जत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.